हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को और दोगुना करने के लिए हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 5, जिसका पेपर कोड है 347 के पार्ट 3 को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोज में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कराया था। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोज में मैंने क्लास 12 केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 1, 2, 3 और 4 को कराया था, जिसका पेपर कोड था 347 KA, KB, KC और KD। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, ये हमारा अनसोल्ड पेपर इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 रसायन विज्ञान केवल प्रश्न पत्र, पेपर कोड है 347 की। और देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो एग्जाम होता है वो होता है 70 मार्क्स का और हमें 3 घंटे 15 मिनट समय दिया जाता है। तो देखिए, इसमें देखिए हमने पार्ट 1 में ये क्वेश्चंस कर लिए थे। उसके बाद हमने ये सभी क्वेश्चंस कर लिए थे। उसके बाद देखिए, अब देखिए आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है प्रश्न नंबर 5। तो आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 5 से क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक इसका सॉल्यूशन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या पार्ट है, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका मान किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्टली कितने मार्क्स के पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली 4 मार्क्स का पूछा गया है कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका मान किन कारकों पर निर्भर करता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5 का खा पाठ। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल यानी कि टी हाफ का 10 गुना होता है। अगला देखिए, अगला पूछा गया हमसे निम्नलिखित उपसहसंयोजक यौगिक का आयुपेसी नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी हमसे डायरेक्टली 4 मार्क्स का पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का गह पाठ। ग्लूकोज बनाने की 2 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए और ग्लूकोज से सैक्रिक अम्ल व ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण आप कैसे करेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्टली 4 मार्क्स का पूछा गया था। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6 का पार्ट। सैंडवायर अभिक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन बनने का रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिकों का आप कैसे बनाएंगे। फर्स्ट है फिनॉल, दूसरा है टॉलुइन और तीसरा है डाइफेनिल। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में इसी में अथवा करके पूछा गया था, पॉलीहेलोजन यौगिक पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा गया था। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 के का, ख, ग और घ पार्ट ये 4-4 मार्क्स के पूछे गए हैं और क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो देखिए, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा गया था और 5 मार्क्स का ही पूछा गया था पॉलीहेलोजन यौगिक पर टिप्पणी लिखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। और फ्रेंड्स, सॉल्यूशन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपकी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक मूल मंत्र अपनाना है कि आपको 2019 से 2025 तक जितने पेपर सेट आए हैं उनके क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेने हैं, क्योंकि तभी आपके 70 में 70 नंबर आ सकते हैं। क्योंकि देखिए, सिलेबस तो हर कोई कवर कर लेता है, लेकिन जो बात है कि जो क्वेश्चन को तैयार करे, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, उसका आंसर हमें कैसे देना है, ये लोगों को नहीं आता। क्योंकि देखिए, सिलेबस सभी कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन बात आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की और हमें एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको क्या करना है, आपको 2019 से 2025 तक जितने पेपर सेट आए हैं उन सभी के क्वेश्चंस लगा लेने हैं, क्योंकि तभी आपके पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। और देखिए, आपको और कोई दूसरा मॉडल पेपर नहीं उठाना है, यानी कि आपको जो क्वेश्चन तैयार करने हैं वो करने हैं अनसोल्ड पेपर से। जी, अनसोल्ड पेपर ये है कि 2019 से 2025 तक जितने पेपर सेट आए हुए हैं उन सभी को आपको लगाना है, तभी आपके 70 में 70 नंबर आएंगे। और फ्रेंड्स, ये बात हर कोई नहीं बताता, सब यही कहते हैं कि जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बहुत हार्ड है, लेकिन जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो बहुत ही आसान है। और अगर आपने क्वेश्चन तैयार कर लेना है तो आपके 70 में 70 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन घुमा फिरा कर यही पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस जो है वो बिल्कुल फिक्स है। अब चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका मान किन कारकों पर निर्भर होता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्टली 4 मार्क्स का पूछा गया था। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर ऋण या धन आवेश आ जाता है और विलयन में छड़ के विपरीत आवेश आ जाता है, जिसके फलस्वरूप धातु और विलयन
के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोड विभव क्या है, जब किसी धातु की छड़ को, देखिए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं ज़रा। ये देखिए, ये मान लीजिए कोई एक विलयन है, ठीक है, ये मान लीजिए ये ZnSO4 का विलयन है, ठीक है, तो ये है ZnSO4 का विलयन। अब आप क्या करेंगे, किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबो देंगे। ये लवण का विलयन क्या है, ZnSO4 है, ठीक है। अब उसकी छड़ क्या है, उसकी छड़ होगी जिंक छड़ होगी, क्योंकि ZnSO4 विलयन है तो ये जो छड़ है वो होगी जिंक। तो उसी छड़ पर, तो धातु की छड़ पर ऋण या धनावेश आ जाता है, जो इस छड़ पर या तो ऋणावेश आ जाएगा या आ जाएगा धनावेश, और विलयन में छड़ के विपरीत आवेश आ जाता है। यानी कि अगर छड़ पर क्या है, माइनस आवेश है, तो विलयन में क्या आ जाएगा, इसके विपरीत आवेश आ जाएगा, जैसे कि प्लस आवेश। तो जिसके फलस्वरूप धातु और विलयन के मध्य क्या होता है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, इसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इसे हम ई से दर्शाते हैं। फिर से देखिए फ्रेंड्स, इसमें बोला गया है कि जब किसी धातु की छड़ को, आपने धातु की छड़ ली और उसी धातु के लवण के विलयन में डुबो दिया, ये लवण का विलयन है, इसमें आपने डुबो दिया, ठीक है, तो धातु की छड़ पर क्या होता है, ऋण या धन आवेश आ जाता है, और विलयन में क्या होता है, इसके विपरीत आवेश आ जाता है, जिसके फलस्वरूप धातु और विलयन के मध्य क्या हो जाता है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाएगा, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि एक पर प्लस चार्ज और एक पर माइनस चार्ज, यानी कि दोनों अपोजिट चार्ज होंगे, तो इसमें एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। इसे इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे और इसे हम ई से दर्शाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और देखिए डायग्राम के माध्यम से तो और भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अगर हमने ZnSO4 का विलयन लिया तो जिंक धातु ली, ठीक है, जिंक धातु की छड़ ली है। अगर जिंक धातु की छड़ पर माइनस चार्ज है तो विलयन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, तो इनके बीच क्या हो जाएगा, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, इसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसी प्रकार देखिए, हमने यहाँ पर CSO4 का विलयन लिया, तो हमने यहाँ पर ली कॉपर की छड़। अगर कॉपर पर क्या है, प्लस आवेश है इसकी छड़ पर, तो विलयन में क्या हो जाएगा, माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा, तो जिसके फलस्वरूप क्या हो जाएगा, धातु और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, इसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब देखिए अगला, इसमें इसी में पूछा गया था इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम फर्स्ट पार्ट लिखते हैं, इलेक्ट्रोड की प्रकृति। तो जिस इलेक्ट्रोड की चालकता अधिक होगी वह उतनी ही अधिक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करता है। तो इलेक्ट्रोड की प्रकृति में क्या होता है, जिस इलेक्ट्रोड की चालकता अधिक होगी वह उतनी अधिक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करता है, ठीक है। अब इसका अगला पार्ट है, इसका ताप यानी कि टेम्परेचर। तो ताप बढ़ाने पर आयनन बढ़ जाने के कारण इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ जाता है। तो ताप में क्या लिखता है, ताप बढ़ाने पर आयनन बढ़ जाने के कारण इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ जाता है। अगला पॉइंट हम इसमें लिखते हैं सांद्रता। तो सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान घटता है, क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर आयनन घट जाता है, जिसके फलस्वरूप चालकता कम हो जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 5 का खा पार्ट। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल का T½ का 10 गुना होता है। तो देखिए, हम जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो लिखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है K = 2.303 अपॉन T log base 10 A अपॉन A माइनस x। ये होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है हमें इसमें क्या सिद्ध करना है। तो इसमें बोला गया है कि सिद्ध कीजिए ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल का क्या होगा, 10 गुना होगा। यानी कि अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय यानी कि T बराबर क्या होगा, अर्ध आयु काल का 10 गुना होगा, यानी कि T½ गुणा 10 होगा। तो ये क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें क्या करना है, यही हमें सिद्ध करना है। तो देखिए जो हमें सिद्ध करना है वो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए, अब इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं हम कि प्रारंभिक सांद्रता क्या है, यानी कि ये, तो प्रारंभिक सांद्रता जिसको बोलेंगे A, तो वो क्या है, वो है 100, ठीक है। और देखिए T समय बाद सांद्रता वो कितनी हो जाएगी उसको हम निकालेंगे। तो यानी कि A माइनस x ये होती है T समय बाद सांद्रता। तो हम क्या करेंगे, 100 में से कितना घटाएंगे, क्योंकि 99.9% घटा देंगे, 99.9
तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता कितनी आ गई, 100 आ गई थी और t समय बाद जो सांद्रता आई है वो आई है 0.1। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन मानों को रख देंगे अपने सूत्र में। तो देखिए क्या हो जाएगा, k इजिकल टू 2.303 अपॉन में t, log बेस 10 और a क्या है, a है 100 और a माइनस एक्स क्या है, यह है 0.1। तो देखिए यहाँ पर एक डिजिट से पहले पॉइंट है, तो जब हम इसको घटाएंगे यानी कि इसको हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर एक ज़ीरो और आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए अब हम इसको लिखते हैं k इजिकल टू 2.303 अपॉन में t, log बेस 10 और देखिए ये है 1000। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 10 की घात 3 भी तो लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा 10 की घात 3। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर लिख देते हैं सूत्र, log m की पावर n का। तो देखिए वो फॉर्मूला क्या है, वो है n log m, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, ये है n log m। तो यहाँ पर देखिए ये इसको मान लेते हैं हम n, ये m है ये n है, तो इसको लिखेंगे k इजिकल टू 2.303 अपॉन में t और ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 log बेस 10। और देखिए log 10 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1। कितनी होती है फ्रेंड्स, log 10 की वैल्यू होती है 1, ये हम जानते हैं log 10 बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2.303 की गुणा हम 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.909 अपॉन में t और यहाँ पर आ जाएगा इसका मान 1। तो जब हम इसकी गुणा इसमें करेंगे तो यही आएगा। तो इस जो आया है k इजिकल टू 6.909 अपॉन t, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब हम यहाँ पर करेंगे अर्ध आयुकाल और वेग स्थिरांक में संबंध। तो वो क्या होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं अर्ध आयुकाल और वेग स्थिरांक में संबंध। वेग स्थिरांक में संबंध, तो हम जानते हैं अर्ध आयुकाल और वेग स्थिरांक में संबंध क्या होता है, ये होता है k इजिकल टू 0.693 अपॉन में t हाफ। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या थी, ये थी देखिए 6.909 अपॉन में t बराबर हो जाएगा 0.693 अपॉन में t हाफ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये देखिए हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे ले आएंगे, इसको यहाँ पे ले आएंगे और इसको यहाँ पे ले आएंगे, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा t अपॉन में t हाफ। ठीक है, ये मान लीजिए हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी कि ऊपर चला गया और ये ऐसा कैसे ही रहा और ये आ गया नीचे, तो हो जाएगा 6.909 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर 0.693। तो देखिए जब हम इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 10। ठीक है, ये आ जाएगा 10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा t इजिकल टू 10 गुणा t हाफ, जो हमें प्रूव करना था। तो यही फ्रेंड्स हमें इसमें सिद्ध करना था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, दैट प्रूव्ड। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक लाइन की कमी रह रही थी, तो देखिए तो जब हम इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 ही आएगा। तो ये हो गया t इजिकल टू 10 इंटू टी हाफ। तो फ्रेंड्स यही हमें इसमें सिद्ध करना था कि पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल का 10 गुना होता है, तो यही हमें सिद्ध करना था। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 5 का ग पाठ, निम्नलिखित उप सहसंयोजन यौगिक के उप के आयुपेशी नाम लिखिए। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें लिखना है आयुपेशी नाम। तो देखिए आयुपेशी नाम लिखने से पहले हम कुछ बातों का पता लगा लेते हैं। तो देख लीजिए अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये क्या है, ये हमारा संकुल योग आयन,
ये क्या है, ये हमारा संकुल आयन, संकुल आयन। ये क्या है, ये संकुल आयन, ये इसको समन्वय मंडल भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, अब देखिए अगर इसके आगे कुछ लिखा रहता, जैसे कि यहाँ पे नहीं लिखा, अगर इसके आगे कुछ लिखा रहता तो इसको बोलते हैं हम काउंटर आयन या प्रति आयन, इसको बोलते हैं प्रति आयन। और देखिए अगर जैसे इसके बाद ये लिखा है तो ये क्या है, ये हमारा काउंटर आयन है यानी कि प्रति आयन। तो देखिए अगर इससे पहले ये होता तो पहले हम इसका ही नाम लिखते, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसका नाम लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ये लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसमें देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें Cr क्या है, Cr केंद्र धातु परमाणु आयन है, और Cl2 और En क्या है, ये दो लिगेंड है। ठीक है, Cl2 और En क्या है, ये दोनों लिगेंड है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्लोरीन क्या है, ब्रैकेट में, यानी कि क्लोरीन किस क्या है, ये लिगेंड के रूप में है। अगर क्लोरीन लिगेंड के रूप में होता है तो इसका नाम में क्या हो जाता है, क्लोरिड हो जाता है। और अगर लिगेंड के रूप में नहीं होगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्लोरीन ही होगा। क्या होगा, इसका नाम क्लोराइड हो जाएगा। ये बात आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए। अगर क्या है, लिगेंड के रूप में है तो क्या हो जाएगा, क्लोरिडो। अगर लिगेंड के रूप में नहीं होगी तो हो जाएगा क्लोराइड। ठीक है फ्रेंड्स, और देख लेते हैं एक बार EN का मतलब क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर Cl और En क्या है, ये दोनों लिगेंड है। तो देखिए मैंने Cl बता दिया आपको, ये हो जाए क्लोरिडो। अब बात करें En की, तो En क्या होता है, En होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसके साथ NH2 और इसके साथ है NH2। तो ये क्या है, ये हमारा लिगेंड है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर दो लिगेंड है और En है ये, तो 1 2, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथेन 1,2 डाईएमीन। क्या हो जाएगा, En का नाम हो जाएगा एथेन 1,2 डाईएमीन, ये हो जाएगा En का नाम एथेन। देखिए ऐथ क्यों आया, ऐथ इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर कार्बन कितने हैं, यहाँ पर 2 कार्बन है। ठीक है, 2 कार्बन है तो ऐथ आ गया। और देखिए और सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर आ जाएगा एथेन, और 1,2 डाईएमीन तो है ही, 1 और 2 डाईएमीन। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात इसमें हमें ध्यान रखनी है कि देखिए Cl और En, यानी कि ये किससे स्टार्ट हो रहा है, इथेन से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि अब हमें क्या देखना है, अब हमें इसमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखना है। सबसे पहले जो अल्फाबेटिक ऑर्डर आएगा उस लिगेंड का हमें नाम लिखना होगा। तो ये तो Cl है, लिगेंड है, तो इसका आ जाएगा क्लोरिडो और इसका आ जाएगा एथेन। यानी कि ये C से स्टार्ट है, C से स्टार्ट है और ये E से स्टार्ट है। तो सबसे पहले क्लोरिडो लिखेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए क्रोमियम क्या है, देखिए हमसे ये पूछा गया था, एक बार मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता दूँ, Cr Cl2 ब्रैकेट में En Cl। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से Cl पहले आएगा। तो देखिए यहाँ पर Cl कितने हैं, 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, En का नाम, तो ये हो जाएगा एथेन डाईक्लोरिडो एथेन 1,2 डाईएमीन, 1,2 डाईएमीन। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर केंद्र धातु क्या थी, तो केंद्र धातु है क्रोमियम। क्या है, क्रोमियम, क्रोमियम, तो केंद्र धातु है क्रोमियम। इसके बाद हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। ठीक है, अभी हम निकालते हैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या। उसके बाद देखिए Cl लिखा है बाहर, तो ये हो जाएगा क्लोराइड। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा क्लोराइड। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे Cr की ऑक्सीकरण संख्या। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, हमें निकालनी है Cr की। तो Cr तो हो जाएगा X। क्लोरीन कितना हो जाएगा, क्लोरीन देखिए, क्लोरीन हो जाएगा यहाँ पर 2 लिखा है, और क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1 होती है। और यहाँ पर En क्या है, En न्यूट्रल है, यानी कि उदासीन होगा, तो उदासीन है तो इसका हो जाएगा 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर है Cl, तो Cl हम जानते हैं -1 होगा, तो इजिकल टू में 0। तो देखिए किसकी निकालनी थी, X की, तो इसकी गुणा इसमें करेंगे, -2 -1 बराबर 0। तो यहाँ जाएगा X -3 इजिकल टू 0, यानी कि X कितना निकल कर आ जाएगा, X निकल कर आ जाएगा हमारा 3। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर X जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 3।
तो देखिए क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या किस में लिखेंगे, हम लिखेंगे रोमन नंबर में 3। तो फ्रेंड्स CrCl2En का जो नाम Cl का नाम निकल कर आया है डाइक्लोरिडो एथेन 1,2-डाइएमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा इसका नाम। अब देखिए अगला है हमारा सेकंड है हमारा इसमें CS ब्रैकेट में FeCl4। तो अब हमें इसका बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो CS है वो क्या है, CS है यहाँ पर CS है प्लस में, क्या है CS है प्लस में, और ये क्या है, ये है माइनस में। तो देखिए जब ये संकुल आयन क्या होगा, माइनस में होगा, तो इसके क्या होगा, इसके जो केंद्रीय धातु में क्या लग जाएगा, इसके केंद्रीय धातु में लग जाएगा 8। क्या लग जाएगा 8। तो इसकी केंद्रीय धातु क्या है, Fe है। तो इसकी केंद्रीय धातु में क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा। और इससे पहले क्या था, इससे पहले कोई भी काउंटर आयन नहीं दिया गया था, तो वही प्लस था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर CS का क्या नाम है, CS का नाम है सीजियम। CS का नाम क्या है, CS का नाम है सीजियम। तो हम क्या लिखेंगे पहले, सीजियम, सीजियम। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर जो लिगेंड है, तो लिगेंड है Cl4। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए हमने बताया था जो लिगेंड के रूप में क्लोरीन होगा उसका नाम लिखेंगे क्लोरिडो। तो 4 है तो यहाँ पर आ जाएगा सीजियम टेट्रा। क्या आ जाएगा, सीजियम टेट्रा, और Cl है तो क्लोरिडो, क्लोरिडो। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद है Fe। तो Fe की हमें क्या निकालनी होगी, Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी, और Fe को लिखेंगे फेरेट। यहाँ पर जो AT आया वो क्यों आया, वो इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा संकुल आयन क्या है, माइनस में। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए ये रूल है कि जो केंद्रीय धातु में क्या लग जाएगा, केंद्रीय धातु में लास्ट में ATE लग जाएगा, A। ठीक है, अब हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकालनी है, Fe की निकालनी है। तो हम जानते हैं CS की कितनी होगी, 1 होगी। और देखिए किसकी निकालनी है, X की निकालनी है प्लस। यहाँ पर क्लोरीन की हम जानते हैं -1 होती है, लेकिन गुणा होगी 4 से, बराबर में 0। तो देखिए 1 + x, यहाँ पर हो जाएगा -4 बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x बराबर 3 हो जाएगा। यानी कि हमारी फेराइट की जो ऑक्सीकरण संख्या निकली है वो निकली है 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और ये लिखेंगे हम रोमन नंबर में। तो इसका नाम हो जाएगा सीजियम टेट्रा क्लोरिडो फेरेट। क्या हो जाएगा, सीजियम टेट्रा क्लोरिडो, सीजियम टेट्रा क्लोरिडो फेरेट की ऑक्सीकरण संख्या 3। तो ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए अगला है हमारा K3CO ब्रैकेट में C2O4। ये क्या है, ये है ऑक्सीलेट। तो देखिए ये भी क्या है, ये भी लिगेंड है, तो इसको भी बोलेंगे हम ऑक्सीलेटो। क्या बोलेंगे, ऑक्सीलेटो। और देखिए आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको K के साथ 3 दिख रहा है। तो देखिए आपको यहाँ पर K के साथ जो 3 दिख रहा है ये नहीं लिखना है, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या जब हम निकालते हैं केंद्रीय धातु परमाणु आयन की, तो वो यही आ जाती है। यानी कि हम इसको भी काउंट कर लेते हैं। तो आपको इसको यहाँ पर नहीं लिखना है, जैसे पोटेशियम, 3 पोटेशियम, ऐसे नहीं लिखना। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें देखते हैं, ये काउंटर आयन प्लस का है और ये क्या है, ये है माइनस का। तो ये माइनस का है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु आयन होगा उसके साथ उसके पीछे क्या हो जाएगा, उसके पीछे आ जाएगा 8। क्या हो जाएगा, पीछे AT जुड़ जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो K3 है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोटेशियम, पोटेशियम। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे लिगेंड का नाम। तो देखिए लिगेंड जो है ये है 3, तो आ जाएगा ट्राई, पोटेशियम ट्राई। और देखिए C2O4 को बोलते हैं ऑक्सीलेट, लेकिन ये लिगेंड है तो इसको बोलेंगे ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए CO क्या है, CO है कोबाल्ट। ये हमारी केंद्रीय धातु आयन है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कोबाल्ट, कोबाल्टेट। ठीक है, अब हमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए पोटेशियम की क्या होती है, 1 होती है, लेकिन पोटेशियम के साथ है 3, तो ये जाएगा 3 × 1 प्लस कोबाल्ट की क्या कोबाल्ट की हमें निकालनी है,
प्लस C2O4 3। तो इसकी क्या होगी, ऑक्जिलेट की क्या होगी, ऑक्जिलेट की होगी -2, तो हो जाएगा -2 गुणा 3 बराबर में 0। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 3 गुणा 1 3 प्लस x 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा x बराबर 3। यानी कि जो इसकी कोबाल्टेट की ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आई है, ये निकल कर आई है 3। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर देखिए अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा ये, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट बताकर चल रही हूँ। अब देखिए इसमें 4th पार्ट है, ब्रैकेट में COCl3 NH3 कि हमें यहाँ पर IUPAC नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी काउंटर आयन नहीं है, तो फिर ये प्लस में होगा। अब इसमें हमें दिखाई दे रहा है 2 लिगेंड है, NH3 और Cl3, ठीक है। तो अब हम इसमें भी देखेंगे, इसमें Cl है, एक है NH3, तो इसमें Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरिडो बोलते हैं, क्लोरिडो, ठीक है, क्लोरिडो। NH3 को बोलते हैं एमीन, NH3 को क्या बोलते हैं, एमीन, एमीन। तो देखिए, तो यानी कि ये C से स्टार्ट होगा, ये A से स्टार्ट होगा। अब इसमें अल्फ़ाबेटिकली क्या पहले आएगा, A पहले आएगा, तो हम इसमें वही लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर है 3, तो इसको बोलेंगे हम ट्राई एमीन, ट्राई एमीन। उसके बाद देखिए, उसके बाद है क्लोरीन, कितने हैं, 3 है, तो इसके बाद लिखेंगे ट्राई, और देखिए जो लिगेंड के रूप में Cl होता है उसको बोलते हैं क्लोरिडो, ट्राई क्लोरिडो, क्लोरिडो। और ये क्या है, ये केंद्र धातु परमाणु आयन है, केंद्र धातु आयन है, तो इसको बोलेंगे कोबाल्ट, इसको बोलेंगे कोबाल्ट। अब कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, वो कितनी आएगी, देखते हैं किसकी निकालनी है, कोबाल्ट की निकालनी है, इसलिए x, ठीक है। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन के हम जानते हैं -1 होते हैं, इसके हम 3 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर जो NH3 है वो क्या है, वो न्यूट्रल है, तो इसकी आ जाएगी 0 बराबर 0। तो यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, x -3 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर +3। यानी कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल कर आ गई है, +3 निकल कर आ गई है, तो ये हो जाएंगे 3। तो यानी कि इसका IUPAC नाम निकल कर आ गया ट्राई एमीन ट्राई क्लोरिडो कोबाल्ट 3। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का घ पार्ट, ग्लूकोज बनाने की 2 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए और ग्लूकोज से सैकरिक अम्ल व ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण आप कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसमें ग्लूकोज के बारे में लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखते हैं ग्लूकोज की ब्लैक पेन से हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा ये एक मोनोसैकेराइड होता है, ये सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, ग्लूकोज ये एक मोनोसैकेराइड होता है, ये सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। अब इसके बाद हम लिखते हैं ग्लूकोज बनाने की 2 विधियां। तो हम देखिए ग्लूकोज बनाने की 2 विधियों में लिखते हैं, फर्स्ट हम डालेंगे गन्ने की शर्करा यानी कि सुक्रोज के जल अपघटन द्वारा। क्या लिखेंगे, गन्ने की शर्करा के जल अपघटन द्वारा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में गन्ने की शर्करा का 323 केल्विन पर जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज बनता है। क्या होता है, गन्ने की शर्करा के जल अपघटन द्वारा, तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में गन्ने की शर्करा का 323 केल्विन पर जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोज प्राप्त होगा। तो गन्ने की शर्करा यानी कि सुक्रोज क्या है, वो है C12H22O11, इसको बोलेंगे हम सुक्रोज यानी कि गन्ने की शर्करा। आप चाहे गन्ने की शर्करा लिख दें या सुक्रोज लिख दें, दोनों एक ही है। इसका हम जल अपघटन कराएंगे यानी कि H2 के साथ क्रिया कराएंगे। किसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे हम, ये कराएंगे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की यानी कि तनु HCl की उपस्थिति में। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा एक तो ग्लूकोज एक फैक्टोज यानी कि C6H12O6 और बनकर आ जाएगा C6H12O6 यानी कि ये क्या है, यह है ग्लूकोज और ये जो आया इसको बोलेंगे फैक्टोज, यह है फैक्टोज, यह है ग्लूकोज और फैक्टोज। तो देखिए गन्ने की शर्करा के जल अपघटन द्वारा में सुक्रोज का जल अपघटन कराएंगे तनु HCl की उपस्थिति में, तो हमारा बनकर आ जाएगा ग्लूकोज और फैक्टोज। तो एक विधि तो हमारी ये हो गई। दूसरी विधि है स्टार्च के जल अपघटन द्वारा। तो देखिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में स्टार्च का 393 केल्विन पर जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज बनता है। क्या बनेगा, स्टार्च के जल अपघटन द्वारा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में स्टार्च का 393 केल्विन पर जल अपघटन कराने पर क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टार्च लेंगे, स्टार्च C6H12O5 पावर N,
N+NH2O, इसका हम क्या कराएंगे, तनु H2SO4 की उपस्थिति में हम इसका जल अपघटन करा देंगे। तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ क्या बनकर आ जाएगा, यहाँ बनकर आ जाएगा ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6, इसको बोलेंगे हम ग्लूकोज। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको बोलेंगे ग्लूकोज। तो ये हमारी ग्लूकोज बनाने की दो विधियाँ। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था ग्लूकोज के रासायनिक गुण, यानी कि ग्लूकोज से सैकरिक अम्ल कैसे बनाएंगे। तो देखिए ग्लूकोज से सैकरिक अम्ल कैसे बनाएंगे, तो ग्लूकोज की नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में हम इसका ऑक्सीकरण करा देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा सैकरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ग्लूकोज का संरचना सूत्र होता है CHOH4 CH2OH। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये है ग्लूकोज, ये क्या है, ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या कराएंगे, HNO3 की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करा देंगे। HNO3 जिसको हम नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। तो ग्लूकोज का नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में क्या करा देंगे, ऑक्सीकरण करा देंगे। क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण करा देंगे। क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण करा देंगे। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा सैकरिक अम्ल, यानी कि देखिए COOH CHOH की 4 और COOH। तो ये क्या बनकर आएगा, ये बनकर आएगा सैकरिक अम्ल। क्या बनकर आएगा फ्रेंड्स, ये बनकर आया है सैकरिक अम्ल बनकर आया है। या इसको आप लिख सकते हैं C6H10O8 तो ये भी हमारा सैकरिक अम्ल है। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अल्कोहल यानी कि CH2OH और एल्डिहाइड यानी कि CHO, इसका यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया तो किस में चेंज हो गया, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज हो जाता है। यानी कि ये यहाँ पर एल्डिहाइड और अल्कोहल का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज हो गया। तो ये हमारा सैकरिक अम्ल है। अब देखते हैं ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्लूकोज का CHO CH2OH की 4, यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर आ जाएगा CHOH की 4। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कराएंगे, यहाँ पर हम कराएंगे इसका ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में, तो ग्लूकोज का ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर हमें ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होगा। इसका ऑक्सीकरण कराएंगे किसकी उपस्थिति में, ब्रोमीन जल की, Br2 जल की उपस्थिति में। तो हमारे यहाँ पर बनकर आ जाएगा ग्लूकोनिक अम्ल, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बिल्कुल सेम ऐसा कैसे रहेगा, यहाँ पर बल्कि एक O आ जाएगा तो COOH, बाकी ये सेम रहेगा CHOH का 4 CH2OH। तो ये है ग्लूकोनिक अम्ल। क्या बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स, ये बनकर तैयार हुआ ग्लूकोनिक एसिड। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट। सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्न यौगिकों को आप कैसे बनाएंगे। फर्स्ट है फिनॉल, सेकंड है टॉलुइन और थर्ड है डाइफेनिल। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं सैंडमायर अभिक्रिया से क्लोरोबेंजीन, तो वो कैसे बनाएंगे हम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन रिंग पर N2Cl, बेंजीन रिंग पर N2Cl, इसको बोलेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या करेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का क्या कराएंगे, क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में इसका क्या करा देंगे, इसको 60 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म कर देंगे। तो CuCl और HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बनकर आ जाएगा फ्रेंड्स, ये बनकर आ जाएगा क्लोरोबेंजीन और हमारा नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो ये क्या है, ये है क्लोरोबेंजीन। अब देखिए इसी में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। तो क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर उच्च ताप पर गर्म करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन।
तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे? हम यहाँ पर लेंगे क्लोरोबेंजीन, बेंजीन रिंग पर Cl, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की हम क्या करेंगे यहाँ पर? क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 डिग्री NaOH, ये है NaOH के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा? हमारा बनकर आ जाएगा फिनॉल। बेंजीन रिंग पर OH, ये बेंजीन रिंग पर OH और Na के साथ आ जाएगा Cl, तो ये हमारा बनकर आया है फिनॉल। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला है हमारा क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन। तो देखिए क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन कैसे प्राप्त करेंगे? क्लोरोबेंजीन की सोडियम धातु और मैथिल क्लोराइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने पर टॉलुइन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? क्लोरोबेंजीन की सोडियम धातु और मैथिल क्लोराइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने पर टॉलुइन प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर है क्लोरोबेंजीन, ये हो गई क्लोरोबेंजीन, बेंजीन रिंग पर Cl। तो इसका हम क्या करेंगे? क्लोरोबेंजीन की सोडियम धातु के दोनों लेंगे और मैथिल क्लोराइड यानी कि CHCl3 से क्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा? हमारा बनकर आ जाएगा टॉलुइन यानी कि बेंजीन रिंग पर CH3, इसको बोलते हैं हम टॉलुइन। और क्या बनकर आ जाएगा? 2NaCl बनकर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टॉलुइन। और देखिए फ्रेंड्स आपको इसके नीचे नाम जरूर मेंशन करना है। इसके नीचे मैथिल क्लोराइड लिखोगे, इसके नीचे क्लोरोबेंजीन लिखोगे। अब देखिए इसी में पूछा गया था क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल कैसे प्राप्त करेंगे? हम यहाँ पर लेंगे एरिल हैलाइड। एरिल क्या होता है? एरिल होता है बेंजीन रिंग। एरिल हैलाइड के दोनों सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने पर डाइफेनिल बनता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? और फ्रेंड्स एक बात और, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन का बनना ये क्या है? ये हमारी वुड टच फिटिग अभिक्रिया है, यानी कि इससे आपकी दूसरी अभिक्रिया भी तैयार हो रही है, वुड टच फिटिग अभिक्रिया। और देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है वुड टच फिटिग अभिक्रिया, जो कि बार बार आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला है हमारा क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल। तो एरिल हैलाइड के दोनों सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने पर डाइफेनिल बनता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? एरिल हैलाइड के दोनों लेंगे। तो एरिल क्या होता है? एरिल होता है बेंजीन रिंग। और देखिए हैलाइड क्या होता है? FCl कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर इसकी सोडियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? तो ये क्रिया कराएंगे हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा? हमारा बनकर आ जाएगा डाइफेनिल। क्या बनकर आ जाएगा? ये बनकर आ जाएगा डाइफेनिल, इसको बोलेंगे हम डाइफेनिल। और क्या आ जाएगा? और सोडियम क्लोराइड बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 के का पार्ट तक किया है। कल की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 के अथवा वाले क्वेश्चन से करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।